वेलकम डियर रॉकर्ट्स। कैसे हो आप सभी। एक राजा था जो अपने अंतःपुर यानी रानियों के साथ बहुत बिजी रहता था। उसका सेनापति आसपास के सारे राज्यों पर कब्जा करके अपना अलग साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसकी नजर थी दुश्मन की एक तलवार पर जिसे हजारों साल पहले एक मांत्रिक ने बनाया था। वो तलवार जिसके पास होती है ना, वो बड़ी से बड़ी सेना के साथ लड़कर आराम से विजय हासिल कर सकता है। अपने इस लक्ष्य के लिए उसने ऐसे कौन से खतरनाक कदम उठाए और क्या उसे सफलता मिली, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं इस एक्शन पैक चाइनीज मूवी को जिसका नाम है इमॉर्टल स्लेइंग नाइफ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि सदियों पहले एक राजा की प्रजा गरीबी और भूख के मारे तड़प रही थी। लेकिन राजा जिसका नाम शिन था वो अंतःपुर में अपने मजे कर रहा था। उसे अपनी प्रजा पर जरा भी दया नहीं आई। लेकिन पास के एक राज्य का राजा जिसका नाम ड्यूक था, उसे इस राज्य की जनता पर दया आ गई। उसे लगा कि शिन पर हमला करके मैं जनता के लिए एक खुशहाल राज्य स्थापित करूंगा और इसी लक्ष्य के साथ वो 3000 सिपाहियों को लेकर शिन पर हमला करने के लिए गया। लेकिन शिन की सेना किले के ऊंची दीवारों पर बैठकर ड्यूक की सेना पर चलते हुए तीर छोड़ने लगी। ड्यूक के काफी सैनिक मारे गए और जब तीर खत्म हुए तो शिन की सेना बाहर आकर लड़ने लगी। लेकिन तब आसमान से एक रोशनी आती है और ड्यूक का सेनापति जिसका नाम जनरल येंग था, वो तूफान की तरह वहां पर आता है और आते ही 4 सिपाहियों को खत्म कर देता है। शिन की सेना उस पर तीर चलाती है लेकिन येंग उड़कर किले की दीवार पर चढ़ जाता है और अपने सोने के त्रिशूल से उन्हें खत्म कर देता है। तब एक सिपाही उस पर एक शक्तिशाली भाला फेंकता है लेकिन येंग उससे आराम से बच जाता है और नीचे कूद पड़ता है। पर वो सिपाही तब भी नहीं छोड़ता और अपनी डार्क एनर्जी को यूज करके वो येंग से लड़ने लग जाता है। येंग अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर वार करके उसे भी खत्म कर देता है और इस तरह ये युद्ध खत्म होता है। और तब उस आदमी के अंदर से निकलकर वो डार्क एनर्जी आसमान की ओर उड़ जाती है। ये डार्क एनर्जी असल में शिन के सेनापति ली की आत्मा है जो कि सिपाही के अंदर से लड़ रही थी। येंग भी सोच में पड़ जाता है कि युद्ध से पहले ये राज्य बहुत ही सुखी और खुशहाल था। और तब राज्य के प्रधानमंत्री उसे सलाह देते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे युद्ध करने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम इस युद्ध को लेकर परेशान मत हो। मेरे पास जो तलवार है उसे हजारों साल पहले एक मांत्रिक ने बनाया था। उसकी ये पुश्तैनी तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखी गई है। जब ये मेरे हाथ में आई तो इसकी शक्ति को काबू में रखना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि जिसके पास ये तलवार होती है उससे ये तलवार बुरे से बुरे काम करवा सकती है। इससे हम शिन का खात्मा करके कहीं दफना देंगे ताकि ये किसी बुरी आदमी के हाथ न लगे। वहां ली शिन को आगाह करता है कि युद्ध में हमारी हार हो गई है, लेकिन शिन को तो सुधबुद्धि नहीं होती। ली बार बार कहता है कि हमारा एक शहर दुश्मन के कब्जे में जा चुका है और जल्द ही पूरा राज्य उनका हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना राज्य हाथ से निकल जाएगा। लेकिन शिन को कोई चिंता ही नहीं होती और वो ली को डांट फटकार कर बाहर निकाल देता है। तब ली एक प्लान बनाकर वहां से निकलता है और अगले सीन में एक मांत्रिक को दिखाते हैं जिसके 2 भाई हैं। तब एक लड़की जिसका नाम यिंगशु है वो तलवार लेकर इनके सामने आती है और इन्हें ललकारती है कि मेरी माँ के खून का बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगी। तब मांत्रिक धुआं बनकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हिम्मत है तो मुझे मारो। वो उस पर लगातार वार करती है लेकिन मांत्रिक को कुछ भी नहीं होता। यिंगशु भी मांत्रिक परिवार से है और वो अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करती है लेकिन मांत्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फिर मांत्रिक अपनी पावर का इस्तेमाल करके यिंगशु को खरगोश बना देता है। अचानक वो सभी फ्रीज हो जाते हैं। मांत्रिक की आत्मा शरीर से निकलकर देखती है कि ये क्या हो गया। तभी ली वहां पर आता है और माफी मांगता है कि आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने सबको फ्रीज कर दिया है। मैं राजा शिन का सेनापति ली हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मिंगजिंग सिटी जाकर वहां दुश्मन की सेना को खत्म कर दें और अगर आपने काम कर दिया तो मैं कुनलुन पहाड़ का रहस्य आपको बता दूंगा जिससे आपको मृत्युंजय वर मिलेगा और आप हजारों साल जिंदा रह पाएंगे। ये कहकर ली गायब हो जाता है और साथ ही यिंगशु जो खरगोश बनी थी उसे भी साथ लेकर जाता है। जब ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं तो तीनों भाई मिंगजिंग सिटी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ यिंगशु फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है और ली को बताती है कि उस मांत्रिक ने मेरे पूरे कबीले का नाश कर दिया, इसलिए मैं उसे मार डालना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हो। ली कहता है कि तुम्हारी शक्तियां उस मांत्रिक के मुकाबले कुछ भी नहीं है, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। ये कहकर वो यिंगशु को एक पत्ता देकर कहता है तुम ड्यूक के प्रधानमंत्री के कमरे में जाओ और वहां ये पत्ता रख दो, फिर मैं मांत्रिक को मिटाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यिंगशु मान जाती है और तब ली उस पर कोई झाड़ फूंक करता है जिससे वो तुरंत उस शहर में पहुंच जाती है जहां ड्यूक और उसका प्रधानमंत्री मिलकर गरीबों को खिचड़ी बांट रहे होते हैं। यिंगशु भी उसी लाइन में लग जाती है लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि गरीबों की मदद करने वाले इन लोगों का मैं बुरा कैसे करूं। अचानक एक बुजुर्ग औरत गला पकड़कर गिर पड़ती है। एक आदमी कहता है कि ड्यूक की दी हुई खिचड़ी में जहर है इसलिए बुजुर्ग मर गई और तब यिंगशु जल्दी से उस बुजुर्ग को उठाकर खड़ी कर देती है और कहती है खिचड़ी इनके गले में फंस गई थी इसलिए गिर पड़ी, तुम ड्यूक
ड्यूक के बारे में गलत सोच रहे हो, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। तब सारे लोग ड्यूक की दरियादिली को जानकर उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं और तब एंट्री होती है यिंग की, जिसको देखकर यिंगशु के दिल में फूल खिलने लग जाते हैं। क्योंकि यिंगशु ने खुद को डॉक्टर बताया था तो लोग उससे अपना मर्ज के बारे में बताने लग जाते हैं। तब यिंग यिंगशु को देखता है और उसका दिल भी जरा फिसल जाता है। उसी शाम को दिखाते हैं कि ली मांत्रिक और उसके भाइयों को राजगुरु के पास लेकर जाता है। राजगुरु उन्हें मिंगजिंग सिटी जाकर दुश्मन की सेना की धज्जियां उड़ाने को आज्ञा देता है। तीनों भाई एकदम खुश होते हैं। युद्ध की घोषणा ड्यूक और उसके प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है और वो येंग को अपनी तरफ से युद्ध के लिए पूरी तैयारी करने को कह देते हैं। अगली सुबह येंग और उसकी सेना निकल पड़ती है लड़ने के लिए। तब यिंगशु कहती है कि अगर युद्ध में किसी को चोट आए तो मैं मरहम पट्टी कर सकती हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। येंग भी मान जाता है। अब युद्ध भूमि के पास इनकी सेना कैंप लगाती है। प्रधानमंत्री को शक होता है कि दुश्मन की सेना तो पहुंची नहीं, कहीं उन लोगों ने कोई और प्लान तो नहीं बनाया। येंग कहता है कि मुझे भी ली पर शक था, इसलिए मैंने अपनी सेना की एक टोली को पहाड़ के पीछे खड़ा कर दिया है। अगर ली ने अचानक हम पर हमला करवाया तो वो लोग उन पर तीर चलाकर उनको रोक लेंगे और तब हम आसानी से उन पर हमला कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, मैंने सारा इसके प्लान सोच के रखा हुआ है। इनके कैंप से कुछ दूर पर मांत्रिक की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती है, लेकिन मांत्रिक कहता है कि ली ने हमें ठीक 1 बजे हमला करने को कहा है और येंग का मुकाबला करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पास देवी देवताओं की दी हुई शक्ति है। यहाँ येंग खरगोश को पकड़कर खा रहा होता है तो यिंगशु उसके पास आती है। येंग उसे भी खाना ऑफर करता है तो वो कहती है कि खरगोश मुझे सबसे प्यारा जानवर लगता है, इसलिए मैं उसका मांस नहीं खाती। ये कहकर यिंगशु शिविर में यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है। तब एक सिपाही उसको बताता है कि कौन सा टेंट किसका है और लास्ट में वो यिंगशु को प्रधानमंत्री का टेंट दिखा देता है। फिर वो उसको भेज देती है और उसके जाने के बाद यिंगशु उस पत्ते को निकालती है जिसे ली ने प्रधानमंत्री के कमरे में रखने को कहा था। लेकिन यिंगशु दुविधा में होती है कि मैं ली का ये काम करूं या फिर नहीं। येंग अपनी सेना को युद्ध के कुछ तरीके बता रहा होता है और तभी यिंगशु पूछती कि आप ये युद्ध कर क्यों रहे आखिर, अगर युद्ध ही ना होता तो सब खुश तो रहेंगे। येंग कहता है कि शिन और ली बहुत ही बुरे लोग हैं, अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। अब उसके जाने के बाद यिंगशु के दिमाग में ली की आवाज गूंजती है कि अगर तुमने पत्ता प्रधानमंत्री के टेंट में नहीं रखा तो मांत्रिक से बदला नहीं ले पाओगी। तभी मांत्रिक कैंप के पास आता है। वो यिंगशु को देख लेता है और यिंगशु तुरंत प्रधानमंत्री के टेंट में घुसकर एक मटके में उस पत्ते को रख देती है और फिर गायब हो जाती है। मांत्रिक वापस अपनी सेना के पास जाता है और ठीक 1 बजे वो येंग की सेना पर हमला कर देता है। तब येंग मांत्रिक के सामने जाता है और दोनों के बीच होती है घमासान लड़ाई और इसे युद्ध के बीच में ली प्रधानमंत्री के टेंट में घुस जाता है। प्रधानमंत्री भी समझ जाते हैं कि ली मुझे मारने के लिए आया हुआ है। फिर वो उसे एक गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। गेम शांति से चल रहा होता है लेकिन इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी मंत्र शक्तियों के जरिए अलग ही जादुई युद्ध शुरू कर देते हैं। यहाँ येंग को एहसास हो जाता है कि मांत्रिक उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ली और प्रधानमंत्री की लड़ाई भी जोर पकड़ लेती है और आखिर में ली एक मंत्र पढ़ता है तो उसके पास कई चाकू आ जाते हैं और वो एक एक करके प्रधानमंत्री पर फेंकने लग जाता है। फिर वो एक खतरनाक शील्ड बनाकर सारे चाकुओं को तोड़कर फेंक देता है। ली अपने जादू का इस्तेमाल करता है तो प्रधानमंत्री और कोई रास्ता न पाकर अपने सबसे शक्तिशाली वेपन का इस्तेमाल करते हैं और उसे गिरा देते हैं। ली भी घायल होकर वहां से गायब हो जाता है और सीधे ड्यूक के कैंप में लैंड करता है, लेकिन वहां ड्यूक के सिपाही उसे घेर लेते हैं और प्रधानमंत्री अपनी मांत्रिक दीवार उसके चारों ओर खड़ी कर देते हैं। पर तभी यिंगशु वहां पर आ जाती है और ली मंत्र शक्ति से उसे अपने पास खींचकर उसके गले में चाकू रख देता है और तब प्रधानमंत्री को मजबूरन वो दीवार हटानी पड़ती है। यहाँ येंग मांत्रिक को खत्म करने वाला होता है कि मांत्रिक का भाई उसे बचाने आ जाता है, पर येंग अपनी दैवीय शक्ति से उसे जलाकर राख कर देता है। मांत्रिक गुस्से में येंग पर हमला करता है लेकिन येंग तो आसमान में उड़ने लग जाता है। इसी बीच ली यिंगशु को उठाकर उड़ पड़ता है तो येंग यिंगशु को बचाने जाता है। मौका पाकर मांत्रिक पीछे से येंग पर हमला कर देता है और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यिंगशु बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है कि येंग की इस हालत की जिम्मेदार वही है। वो अपनी ड्रेस में से एक पत्थर निकालकर प्रधानमंत्री को देती है और कहती है कि हमारे वंश में इस पत्थर को पूजा जाता है और इसके जरिए कोई भी घाव ठीक हो सकता है, आप येंग को इसको दे दीजिए। उस पत्थर को प्रधानमंत्री येंग पर रखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तब येंग को होश आ जाता है। वहां शिन को दिखाते हैं तो मांत्रिक और उसकी सेना को बहुत सारा धन देता है वो और कहता है कि पहला पड़ाव तो हम जीत चुके हैं, अब ड्यूक की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दो, फिर और धन दिया जाएगा तुम्हें। मांत्रिक का छोटा भाई बहुत रोता है कि मंझले भाई की मौत हो गई। तब मांत्रिक उसे समझाता है कि हम अपने भाई के कत्ल का बदला जरूर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी और मुझे नहीं लगता कि ली ड्यूक को हराने के लिए ये युद्ध कर रहा है। असल में वो प्रधानमंत्री की मंत्र शक्ति वाली वो तलवार चुराना चाहता है। हमें खुद उस तलवार को पाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ली खुद हमारा गुलाम बन जाएगा। प्रधानमंत्री उसे कुछ गोलियां देते हैं और कहते हैं कि 3 घंटे में एक बार येंग को ये गोली खिलाती रहो क्योंकि इसमें जीव शक्ति है। यिंगशु भी वैसा ही करती है और जब येंग आंखें खोलता है तब जाकर यिंगशु की जान में जान आती है। वो प्रधानमंत्री से कहती है कि जिस मांत्रिक ने येंग का यह हाल किया है वो पहले एक बहुत बड़ा बंदर था, लेकिन फिर उसने इंसान का रूप ले लिया और दुनिया भर की शक्तियां बटोरने के लिए वो जानवरों को मारकर उनकी शक्तियां अपने अंदर लेने लगा। उसके बाद उसने जंगल में रहने वाले हमारे पूरे कबीले को मिटा दिया। मैं उससे बदला लेने गई थी लेकिन उसने मुझे खरगोश बना दिया। तब ली ने
मुझे बचाया और मुझे पत्थर देकर कहा कि मैं इसे आपके कमरे में रख दूं। ये कहकर यिंगशु माफी मांगती है और प्रधानमंत्री उसे माफ भी कर देते हैं। और अब दिखाते हैं कि जब ली ड्यूक के कैंप में घुसा था तो उसने प्रधानमंत्री की वो मंत्र शक्ति वाली तलवार चुरा ली थी। यहाँ यिंग बिल्कुल ठीक हो चुका है। तब एक सिपाही आकर बताता है कि यिंगशु घोड़े पर पश्चिम दिशा में जा रही है। ये लोग भी समझ आते हैं कि वो ली से वो मंत्र शक्ति वाली तलवार लेने गई है। यिंगशु ली के कमरे से तलवार चुरा भी लेती है, लेकिन तभी मांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर उसे बांध देता है। मांत्रिक का छोटा भाई यिंगशु के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर यिंग का त्रिशूल आ जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर ली उसे रोक देता है, वरना वो छोटे भाई के मुंह में घुस चुका होता। यिंग कहता है कि यिंगशु को छोड़ दो और उस तलवार को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो कहता है कि पहले इस तलवार की शक्ति को कंट्रोल करने का मंत्र बताओ, फिर मैं छोड़ूंगा। कहकर वो यिंगशु का गला पकड़ लेता है। फिर यिंग घबराकर उसे वो मंत्र बता ही देता है। तब ली उस मंत्र के जरिए तलवार की शक्ति को कंट्रोल करके यिंग को वहीं पर मार डालता है। मांत्रिक बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो यिंग को युद्ध में हराकर उसे मार डालना चाहता था, लेकिन ली ने उससे मौका छीन लिया। यहाँ प्रधानमंत्री यिंगशु को बताते हैं कि यिंग को जिंदा करने का एक ही रास्ता है। अगर तुम कुनलुन पर्वत पर जाकर वहां की देवी के हाथ से नुआक का मैप ले आओ तो उससे यिंग की जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये कहकर वो यिंगशु की सुरक्षा के लिए उसे एक मांत्रिक कागज देकर कुनलुन पर्वत पर भेज देता है। अब यहाँ दिखाते हैं तो ली की गैर हाजिरी में मांत्रिक अपनी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए चला जाता है, और जब प्रधानमंत्री को ये बात पता चलती है तो वो पूरे राज्य पर एक शील्ड लगा देते हैं जिससे कि मांत्रिक आगे न बढ़ पाए। इसी बीच ली अपनी मांत्रिक शक्ति से ड्यूक के राज्य को अपने वश में करने की कोशिश करता है। उसकी मंत्र शक्ति का असर प्रधानमंत्री पर पड़ता है और वो खून की उल्टी करने लग जाते हैं, और तब ली उनकी शील्ड को तोड़ने में सफल हो जाता है। यहाँ यिंगशु कुनलुन पर्वत पर पहुंच जाती है तो वहां की देवी उसे अंदर आने देती नहीं, क्योंकि ये देवी देवताओं का पर्वत है और यहाँ मांत्रिक परिवारों को आना बिल्कुल मना है। लेकिन जब यिंगशु उन्हें मंत्र वाला वो कागज दिखाती है तब वो देवी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। यिंगशु कहती है कि मुझे नुआ का मैप चाहिए। ये देने के लिए वो मान जाते हैं, लेकिन उसे आगाह करते हैं कि ये मैप जिसके पास होगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यिंगशु तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाती है। देवी खुश होकर उसे मैप दे देती है और वो यिंगशु के शरीर में समा जाता है। यिंगशु वापस आती है तो उस मैप के जरिए यिंग जिंदा हो जाता है। इसी बीच ली यिंगशु को बीच आसमान से गिराने की कोशिश करता है, पर ऐन वक्त पर यिंग उसको पकड़ लेता है, लेकिन ली की मंत्र शक्ति से यिंगशु की जान निकल जाती है। फिर यिंग और मांत्रिक की खूब लड़ाई होती है। ली तलवार से यिंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यिंग अपनी शक्ति से उसे मांत्रिक की दिशा में मोड़ देता है, और लड़ाई के बीच में यिंग तलवार की पूरी शक्ति को अपने त्रिशूल के अंदर ले लेता है और मांत्रिक को मार डालता है। यहाँ प्रधानमंत्री और ली के बीच फिर से मंत्र शक्तियों का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री इस बार जीत जाते हैं। इस तरह ड्यूक और प्रधानमंत्री की जीत हो जाती है। फिर ड्यूक अपनी बड़ी सेना के साथ जाकर शिन का खात्मा करके उस साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लेता है। वहां की जनता की खुशहाली फिर से लौट आती है, लेकिन यिंग बहुत दुखी होता है कि यिंगशु मर गई। पर प्रधानमंत्री उसे समझाते हैं कि जो नहीं है उसका शोक मत मनाओ, जो पाना है उसके लिए मेहनत करो। इस तरह एडवाइस देकर प्रधानमंत्री चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।